अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट सुफियान व्लॉग में आपको खुश आमदीद। आर्थर डेस्मंड नाम के एक मगरबी दानिश्वर गुजरे हैं। उन्होंने एक दफ़ा कहा था, और उन्हें रेगनर रेडबियर के नाम से भी याद किया जाता है। आर्थर डेस्मंड ने कहा था कि ह्यूमन राइट्स एंड रॉन्ग्स आर नॉट डिटरमिन्ड बाय द जस्टिस बट बाय द माइट। कि जो इंसान और मुआशरे की कुछ भी गलत सही होता है उसका तयन इंसाफ पे और कानून के ज़वाबित पे मबनी नहीं होता, बल्कि ताकत पे और ताकत के असूल के ज़रिए ये तयन होता है कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। और जब बात इक़्तिदार के खेल की हो रही हो तो उसमें ताकत का एक असूल ज़्यादा कारफरमा, हमें ज़्यादा ब्रूटल तरीके से कारफरमा नज़र आता है। आजकल पाकिस्तान में जो इक़्तिदार का खेल जिस मरहले में दाखिल हो चुका है, उस मरहले में अगले कुछ अरसे तक के लिए निगरान हुकूमत का तयन होना है। निगरान हुकूमत के उस तयन के सिलसिले में जिन दो शख्सियात का अहम तरीन किरदार है, उसमें से एक कायदे-ए-ईवान यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हैं, और उनके साथ जो दूसरी शख्सियत इस सारे प्रोसीजर में इंतहाई कलीदी किरदार की हामिल है और जो इस वक्त सबसे ज़्यादा एक लिहाज से अहमियत शायद कायदे-ए-ईवान और वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुकी हैं, वो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली के, और उनका नाम आप सब जानते हैं, राजा रियाज अहमद खान। राजा रियाज अहमद खान के हवाले से अगर बात करें तो आज की सियासी तमाम सूरत हाल में वो एक किंग मेकर की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। इस वक्त समझा यही जा रहा है कि निगरान वज़ीर आज़म उन्हीं के दिए हुए नामों में से कोई ना कोई शख्स मुंतखब होगा, और मेरा अपना यकीन बतौर एक पोलिटिकल एनालिस्ट होने के और सियासत और तारीख का तालिब इल्म होने की हैसियत से यही है कि जो निगरान वज़ीर आज़म होगा ये राजा रियाज साहब की तरफ से जो नाम पेश होंगे उन्हीं में से एक नाम होगा। राजा रियाज साहब कौन है, इनका सियासी सफ़र क्या रहा और इनका बैकग्राउंड क्या है, इस बारे में आज हम आपको कुछ डिटेल्स बताएंगे। राजा रियाज का ताल्लुक, इस फैमिली का ताल्लुक बुनियादी तौर पे चकवाल से है। चकवाल में राजा ख़ानदान के लोग आज भी मुकीम हैं और ये लोग वहाँ की सियासत में भी इनका अमल दखल है। तो इनके एक पुराने बुजुर्ग राजा सरफराज साहब हुआ करते थे चकवाल में, वो प्री पार्टीशन टाइम्स में वो असम्बली में, लेजिस्लेटिव असम्बली में मुंतखब हुए एक दो दफ़ा मेंबर के तौर पर। राजा ख़ानदान जो चकवाल का था उसकी एक ब्रांच बाद में फैसलाबाद शिफ्ट हो जाती है। राजा रियाज के जो वालिद थे वो वकील थे, राजा शेर मोहम्मद ख़ान। वो मेरे ख़ानदान के बुज़ुर्गों के साथ फैसलाबाद में उन्होंने वकालत की, वो मिल के वकालत के शोबे में रहे। इस लिहाज से हमारे बुज़ुर्ग उनका एक बड़े अच्छे अल्फाज में जिक्र किया करते थे। राजा शेर मोहम्मद ख़ान पार्लिमानी सियासत में उस तरह से कभी भी ना तो उन्होंने कोई इलेक्शन लड़ा था, ना वो कामयाब हो सके, लेकिन फैसलाबाद बार की जो सियासत है वहाँ पे वो एक दो दफ़ा फैसलाबाद बार के सदर मुंतखब हुए थे। राजा शेर मोहम्मद ख़ान के ये साहबजादे राजा रियाज अहमद ख़ान। राजा रियाज अहमद ख़ान सियासत में किस तरह से आए, ये एक लिहाज से इत्तफाकिया तौर पे सियासत में आए। बुनियादी तौर पे इनके एक कज़न सजाद अकबर नाम के हुआ करते थे, जो आर्मी से बतौर मेजर रिटायर्ड हुए थे और वो बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। तो 1988 में जब पहली दफ़ा इलेक्शन हुए जमाती बुनियादों पे और ज़िया साहब एक्सपायर हो चुके थे तब तक, तो सजाद अकबर साहब उस ज़माने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे फैसलाबाद से मेंबर प्रोविंशियल असम्बली MPA मुंतखब हुए थे। अब सजाद अकबर साहब बाद में कुछ ऐसा हुआ कि इतनी ज़्यादा उनकी एज नहीं थी और वो हार्ट अटैक की वजह से फौत हो गए। तो उसके बाद 1993 का इलेक्शन आ जाता है। तो 1993 के इलेक्शन में वही सीट जहां से सजाद अकबर साहब इलेक्शन लड़ा करते थे, वहां से राजा रियाज साहब ने इलेक्शन लड़ा पीपल्स पार्टी के टिकट पर। तो पीपल्स पार्टी के टिकट पे जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा, ये MPA मुंतखब हो गए उस ज़माने में। अब राजा रियाज साहब उस ज़माने में पहली टर्म थी उनकी, जैसी तैसी भी उन्होंने गुजारी। बाद में 1997 के इलेक्शन आ गए।
वो बहुत बुरा वक्त था पीपल्स पार्टी के लिए, और ये वो वक्त था जब नून लीग ने 2/3 अक्सरियत हासिल की थी और पीपल्स पार्टी बुरी तरह से पंजाब में पिट के रह गई थी। तो वो इलेक्शन राजा रियाज साहब हार गए थे। बाद में 2002 का इलेक्शन आ जाता है। 2002 का इलेक्शन एक दफ़ा फिर प्रोविंशियल असेंबली का MPA के तौर पर लड़ा पीपल्स पार्टी के टिकट पे ही राजा रियाज साहब ने। तो वो इलेक्शन भी वो जीत गए, दूसरी दफ़ा मेंबर सूबाई असेंबली मुंतखब हो गए। अब राजा रियाज साहब ने वो अरसा गुजारा, उस ज़माने में कासिम ज़िया पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर होते थे और पार्लिमानी लीडर हुआ करते थे। ये मुशर्रफ का दौर था सूबाई असेंबली पंजाब में, और उनके साथ डिप्टी पार्लिमानी लीडर एक फैसलाबाद के ही एक शख्स हुआ करते थे, राना आफ्ताब अहमद के नाम से। अब आप देखिए कि 2008 का इलेक्शन आ जाता है, बीबी साहिबा शहीद हो गई थी। पीपल्स पार्टी के हवाले से एक हमदर्दी की लहर थी और एक समझा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी एक अच्छा रिजल्ट दिखाएगी पंजाब में। तो क्या होता है कि जो 2002 से 7 वाली असेंबली में जो पार्लिमानी लीडर और डिप्टी पार्लिमानी लीडर थे पीपल्स पार्टी के, कासिम ज़िया और राना आफ्ताब अहमद, ये दोनों इलेक्शन हार जाते हैं और राजा रियाज साहब अपनी सीट रिटेन रखने में कामयाब हो जाते हैं। फैसलाबाद से तीसरी दफ़ा MPA मुंतखब हो जाता है। अब जब ये तीसरी दफ़ा MPA मुंतखब होते हैं तो चूंकि ये एक लिहाज से सीनियर तरीन एक थे पार्टी के समझे जाते उस ज़माने में, पीपल्स पार्टी पंजाब के, तो कुछ अरसे के लिए जो कोलिशन गवर्नमेंट उस ज़माने में नून लीग और पीपल्स पार्टी की बनी थी, तो पीपल्स पार्टी की तरफ से ये नॉमिनेट हुए बतौर सीनियर सूबाई वजीर और इन्हें इरीगेशन का आबपाशी का कलमदान मिला था। और ये बतौर सीनियर वजीर यानी एक लिहाज से डिप्टी वजीर आला के तौर पे उस ज़माने में शहबाज शरीफ के साथ ये रहे शामिल कोलिशन गवर्नमेंट में पंजाब। और जब 2011 में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान फटा हुआ और वो एक उनमें अलहदगी हो गई कोलिशन गवर्नमेंट की, तो बाद में ये अपोजिशन लीडर बन गए थे पंजाब गवर्नमेंट में। तो ये अपोजिशन लीडर अब कौमी असेंबली में बने हुए हैं। तो ये एक दफ़ा पंजाब असेंबली में भी अपने 2008 से 13 वाले टेन्योर में 2011 में अपोजिशन लीडर बने थे। अब 2013 का इलेक्शन आता है। 2013 के इलेक्शन में एक दफ़ा फिर हालत बहुत पतली थी पीपल्स पार्टी की पंजाब में, इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो ये उस इलेक्शन में नाकाम हो गए और ये अपनी सीट नहीं बचा सके थे, बुरी तरह हार गए थे। पीपल्स पार्टी के टिकट पे इन्होंने लड़ा था। उसके बाद क्या होता है कि 2016 में राजा रियाज साहब शामिल हो गए तहरीक इंसाफ में। अच्छा, ये जब शामिल हुए, मैंने एक पहले व्लॉग में जब हमने फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ की बात की थी, उस ज़माने में मैंने राजा रियाज साहब का जिक्र किया था और बताया था। तो आज वही बात दोबारा कर रहा हूँ कि राजा रियाज साहब जब शामिल हुए तो पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स थे उन्होंने भी बड़ी राजा रियाज साहब के बारे में इन्होंने बड़ी लान तान की और बड़ा खिलाफ बोलते रहे फैसलाबाद के जो वर्कर्स थे कि जी ये अच्छा आदमी नहीं है, इसको पार्टी ने इतना नवाजा और ये फिर दगा करके चला गया। और जब वो PTI में आए तो PTI के लोग भी, और ख़ास तौर पे उस हल्के में जो इलेक्शन लड़ने के पुराने PTI के लोग ख्वाहिशमंद थे, उन्होंने भी राजा रियाज साहब की काफ़ी दुर्गत बातों में और उनकी तस्वीर को क्रॉस लगा के शहर में लगाई फैसलाबाद में, और इस तरह उन्हें जिस पार्टी से आए वहाँ पर भी ज़रा सुबकी का सामना करके ही आए थे और PTI में भी उन्हें उसी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा। लेकिन 2018 का इलेक्शन आ गया। 2018 के इलेक्शन में PTI के टिकट पे MNA का राजा साहब ने इलेक्शन लड़ा। राजा साहब ने MNA का इलेक्शन लड़ा, वो इलेक्शन जीत गए, वो कामयाब हो गए। और फैसलाबाद से जो पहले मरहले में अगर किसी को कोई ओहदा दिया गया तो वो बतौर पार्लिमानी सेक्रेटरी राजा रियाज साहब को दिया गया। अब राजा रियाज साहब ने कुछ अर्सा वो पार्लिमानी सेक्रेटरी पेट्रोलियम में रहे, तो इन्होंने कोई 4-6 माह बाद रिज़ाइन कर दिया। इन्होंने कहा जी मुझे आप यहाँ तो फुल मिनिस्टर बनाएं, मैं सीनियर बंदा हूँ वाकई वजीर, या मुझे आप स्टेट मिनिस्टर बना दें, वजीर ममलिकत, लेकिन मैं पार्लिमानी सेक्रेटरी के तौर पे कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो इन्होंने छोड़ दिया था, वो रिज़ाइन कर दिया था 4-6 माह के बाद। अब राजा रियाज साहब के दिल में वो रंजिश थी कि मैं एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन हूँ, इतना अरसा हो गया मुझे सियासत में 25-30 साल, और मुझे ये यहाँ पे खुदे लाइन लगाया हुआ है PTI ने। तो वो अपनी उस रिजेंटमेंट का 2019-20 के अरसे में किसी न किसी तरह इशारों कनायों में वो इजहार कर दिया करते थे। अब क्या होता है कि इनकी नाराज़गी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी PTI के साथ। और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं
बड़ी इंटरेस्टिंग ये स्टेज है जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ कि 2021 के जब बजट की को पास करने का मरहला दरपेश था तो पीटीआई के हालात बहुत ख़राब थे और इसके अरकान काफ़ी नाराज़ हो गए थे। तो क्या होता है कि पीटीआई के जो लोग थे वो समझा जा रहा था कि वो बजट पास होने के सेशन के वक्त वो ईवान में मौजूद नहीं होंगे। तो फिर उस ज़माने में जनरल फैज़ हमीद ISI चीफ हुआ करते थे, तो वो फिर इस तरह की खिदमात जो मुश्किल टास्क होते थे इमरान खान के ब्याह पे वो अंजाम दिया करते थे। तो दरोग गर्दन रावी ये कहा जाता है कि राजा रियाज साहब को असम्बली के बजट सेशन में जो पास होना था बजट जिसमें उसमें शिरकत उनकी यकीनी बनाने के लिए, क्योंकि इनका एजेंसी का ख्याल था और गवर्नमेंट का ख्याल था कि ये स्किप हो जाएंगे, तो इन्हें एक कंटेनर में बंद कर दिया गया। जो ये कंटेनर होते हैं माल बरदार कंटेनर, उसमें बंद कर दिया गया और फिर उन्हें वहाँ पे एक आध दिन या जितना अरसा भी रखा गया एजेंसी की तरफ से मुबैना तौर पे, तो फिर उन्हें वहाँ से ही सीधा बजट सेशन में ले जाया गया और वहाँ पे फिर बाद में उन्होंने शिरकत की। लेकिन आप जानते हैं कि जो होना था वो हो के रहा। 2022 में फिर राजा जो पीटीआई के सबसे पहले लोग जो अलहदा हुए मार्च 2022 में जब अदम एतमाद की जो तहरीक थी, मोशन थी, वो टेबल होती है, तो उसमें जो लोग सबसे पहले जो डिसेंडेंट थे पीटीआई के, उनमें राजा रियाज साहब लीड कर रहे थे। उन सबको ये बाकी लोगों के साथ नवाब शेर वसीर और बासित सुल्तान बुखारी और बाकी रमेश कुमार और इन सारों के साथ ये अहमद हसन डैर और वजीहा वगैरह जो एक फ़ीमेल हैं हमारे पीटीआई की, और फिर नूर आलम, ये सारे लोग ये इकट्ठे फिर सिंध हाउस में मौजूद हुआ करते थे। तो राजा रियाज साहब ने फिर चीज़ें कुछ मैनेज की। उन्होंने उस ज़माने में जो पीटीआई के लोग जो अलहदा हुए थे उनके साथ भी मिले और बाकी जो अपोजिशन की जमातें जिनमें GDA और बाकी जमातें थी, जमात इस्लामी थी, तो इन्होंने उनसे मिलके सारों के साथ मिलके अपना नाम बतौर अपोजिशन लीडर इन्होंने नॉमिनेट करवा लिया। पहले इन्होंने इन्हें वो वोट देने की नौबत तो आई नहीं थी। अदम एतमाद में इमरान खान साहब फारिग हो गए और फिर बाकी जो अक्सरियत थी शहबाज शरीफ साहब ने वैसे ही साबित कर दी थी, तो इन्हें वोट देने की नौबत नहीं आई थी इनकी। वोट देते तो शायद D सीट हो जाते, पीटीआई की वो जो डिस्क्वालिफिकेशन वाली क्लॉज है तो उसमें शायद ये आ जाते, लेकिन इन्हें वोट देने की नौबत नहीं आई थी, तो ये MNAs रहे। तो फिर बाद में ये बतौर अपोजिशन लीडर नामजद हो गए, इन्होंने अपने साथ सिक्योर कर लिए बाकी अरकान असम्बली। तो ये जो मैंने अभी वाकया कंटेनर वाला आपको बताया, उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं बात को कंटिन्यू करूंगा कि आप हालात देखिए कि जिस एजेंसी और जिस अदारों ने और जिन लोगों ने उन्हें कंटेनर में बंद करके उनसे वोट डलवाया था बजट सेशन में, आज वही एजेंसी और वो सारे अदारे राजा रियाज साहब के पीछे पीछे फिर रहे हैं और राजा रियाज साहब से वो पता करना चाह रहे हैं कि वो किसका नाम दे रहे हैं और उनसे वो यकीनन वो उस डिस्कशन में और एक डिबेट में और एक उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग में मसरूफ़ है और वही राजा रियाज साहब सारों को पीछे लगाए हुए हैं। तो राजा रियाज साहब इस वक्त किंग मेकर हैं, तुरुप का पत्ता उनके हाथ में है और अगर अपोजिशन लीडर और कायदे ईवान में जैसा कि हमारा पार्लिमानी प्रोसीजर है, अगर उनमें इत्तेफाक नहीं होता तो ये मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा पार्लिमानी पार्टी से होकर। तो वहाँ पे जो होना है वो फिर वही होना है जो इस मुल्क की मुक़द्दरा चाहेगी और नाम मैं भी आपके सामने यही प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि नाम वही होगा जो राजा रियाज साहब के दिए हुए 3 नाम होंगे, उनमें से एक नाम होगा, वही इस मुल्क का निगरान वज़ीर आज़म बनेगा और शायद वो लंबे अरसे तक के लिए चले, 2-3 माह के लिए ना हो। तो इस वक्त राजा रियाज साहब एक लिहाज से पाकिस्तान के एक ताकतवर तरीन शख्स की हैसियत और किंग मेकर की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। राजा रियाज साहब वैसे एक अच्छे सियासतदान हैं और बड़ी नरमखू शख्सियत के मालिक हैं और उनका बेटा दानियाल है, हमारा कोलीग है, लॉयर है, वो भी राजा दानियाल, बहरहाल एक अच्छे शख्स हैं। अपना उनका एक स्टाइल है, बात करने का तरीक़ा है, लोग उनको बाज़ टाइम बिक्री कर रहे होते हैं, उनका मजाक भी बना रहे होते हैं, लेकिन वो उनका एक देसी तरीक़ा है, वो उसी लिहाज से बात कर रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल आवाम की नब्ज़ को वो बखूबी जानते हैं और वो उसी लिहाज से अपनी सियासत को आगे लेके चलते हैं और यही उनकी कामयाबी का राज है। उन्होंने टोटल 6 इलेक्शन लड़े और उनमें से 4 जीते, सिर्फ 2 हारे। ये राजा रियाज साहब का पार्लिमानी रिकॉर्ड है और ये एक बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है अगर देखा जाए तो।
आज के व्लॉग में इतना ही। रियाज साहब के हवाले से आपसे हमने शेयर करना था। अगले व्लॉग में हम आपसे दोबारा बात करेंगे। व्लॉग की ये सीरीज़ हम डॉक्टर तहरीन साहिबा के चैनल के लिए बना रहे हैं। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपका देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।